चैप्टर 6 बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर 7 इंटरनेशनल ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन। खैर, जब भी आप पढ़ना शुरू करें दोनों को एक ही सीटिंग में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बीओपी का ही एक सब पार्ट है ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हम याद करेंगे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चीज क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, हर देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, लेकिन उसका फॉर्मेट कौन तय करेगा? आईएमएफ तय करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पूरा डेटा डॉलर के अंदर लिखा जाता है ताकि अलग अलग देशों का पूरा कंपैरिजन किया जा सके। ऐसा ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो किस चीज का है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अदनान सामी अनिल कपूर के लिए कुछ काम करेगा तो वो इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अदनान सामी टॉम क्रूज के लिए कुछ काम करेगा तो जो भी ट्रेडिंग उसके अंदर पैसों का ट्रांसफर हुआ बीओपी में हम रिकॉर्ड करेंगे। और वहां के लोग पैसा यहाँ आएगा तो माइनस में लिखेंगे, हम यहाँ से बाहर पैसा जाएंगे तो सॉरी हमें यहाँ रिसीव मिलेगा तो हम प्लस में लिखेंगे। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, एक साल के लिए। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of economic transaction between residents and non-residents of a country for a specific period of time, usually a year. क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं, एमसीक्यू में पूछा गया कई बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके दो पार्ट्स रहते हैं, जैसे बजट के दो पार्ट रहते थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल, यहाँ है करंट एंड कैपिटल। करंट अकाउंट हिंदी में बोले चालू खाता, और कैपिटल मतलब पूंजी खाता। गुजराती क्या कर सकते हैं हम, ये तो चालू खाता ही रहेगा, इसको बोल सकते हैं मूड़ी खातू। खैर, ये करंट अकाउंट है, इसके अंदर भी वापस दो सब पार्ट्स बनते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल पार्ट है मतलब जो गुड्स और वगैरह का जो ट्रेडिंग होता है जिसे हम देख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये यहाँ आएगा। इनविजिबल पार्ट है कि जहां कोई फिजिकल गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके अंदर तीन सब टाइप्स हैं, एसआईटी सिक्योरिटीज इनकम एंड ट्रांसफर, सॉरी सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर। सर्विसेज हमको पता है, इनकम क्या, एफडीआई एफआईआई जो आएगा ये तो पूरा हम कैपिटल में गिनेंगे, लेकिन उन लोगों को जो भी उस पर प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो जब वो लोग वापस ले जाएंगे तो वो पूरा गिना जाएगा इनकम पार्ट में। यहाँ के बाहर के एफडीआई यहाँ से पैसा इस प्रकार इनकम में ले गए तो हम माइनस में गिनेंगे, और अपने ही लोगों ने बाहर इन्वेस्ट किया होगा और कुछ पैसा वापस आएगा तो उसे हम प्लस में गिनेंगे। और थर्ड रहता है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऐसा कि कुछ ट्रेडिंग के बगैर कुछ काम किए बिना, मतलब रेमिटेंसेस, वहां एनआरआई ने काम किया और वो यहाँ अपने कुटुंब को पैसा वापस दे रहा है, डोनेशन से जो पैसा आ रहा है, गिफ्ट में पैसा आ रहा है, ये पूरा जाएगा ट्रांसफर में। तो ये रहा अपना करंट अकाउंट एक तरफ। कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर भी हम तीन पार्ट्स बना सकते हैं। एक तो पैसा जो कि इन्वेस्टमेंट में एफडीआई एंड एफआईआई या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई। दूसरा रहता है लोन के जरिए जो पैसा खड़ा किया जाता है, तो उसमें सॉवरेन डेब्ट भी होती है और कमर्शियल डेब्ट भी, प्राइवेट कंपनियों ने जो पैसा कमाया उधार में लिया। थर्ड रहता है बैंकिंग कैपिटल, मतलब एनआरआई लोग अगर सीधा अपने परिवार को पैसा दे देंगे तो रेमिटेंस वो तो हम करंट में गिनेंगे, लेकिन यदि एनआरआई वो पैसा फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट एफसीएनआर अकाउंट के अंदर किसी बैंक में जमा कराएगा तो उसे हम कैपिटल गिनेंगे। कैपिटल क्यों? क्योंकि उसी के हिसाब से बैंक वाले फिर लोन में किसी को पैसा दे रहे हैं। करंट पार्ट था कैपिटल। अब हम करंट से शुरुआत करते हैं, उसके अंदर विजिबल और ये जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। सबसे पहले इसका हम बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालेंगे। ये पूरा रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहां जो होगा ये क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 2012 के अंदर आप देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब क्योंकि मुझे जवाब माइनस में मिल रहा है इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये ट्रेड डेफिसिट है। अगर मुझे जवाब प्लस में मिलता तो मैं क्या बोलता, ट्रेड सरप्लस है। 2012 की भी डेटा है, 2013 का भी। ये जो एरो दिख रहे हैं ना, आप इसे समझिए कॉलम वाइज है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, ग्रीन एरो है। इंपोर्ट तो पहले से कम हुआ है, ये डाउन एरो आप फोकस कीजिए। और ट्रेड डेफिसिट अब तक बढ़ी है कि कम हुई है, कम हुई है ना, वहां ज्यादा बार है, यहाँ पे थोड़ा कम है। यूएस मिलियन डॉलर में बात की गई है। मैंने जो बोला था पहले भी कि हमें पता होना चाहिए रैंकिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। 2013 के अंदर पूरे विश्व का अगर डब्ल्यूटीओ के द्वारा डेटाबेस हम चेक करें तो इंपोर्ट के मामले में भारत 12th नंबर पे है। और भारत का खुद का जो इंपोर्ट है उसके अंदर हम रैंकिंग बनाना शुरू करें, नंबर 1 आएगा फ्यूअल,
सेकंड इज कैपिटल गुड्स, फिर गोल्ड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्रेशियस स्टोन्स, फूड एंड फर्टिलाइजर। और जहां तक फूड का है इंपोर्ट, उसके अंदर हम इंटरनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, सेकंड नंबर पे पल्सेस, थर्ड सीरियल। सीरियल में उसने दिया है 0%। अब 0% ऐसा नहीं कि कुछ भी हम इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब हम डेटा बनाना शुरू करें तो परसेंटेज में निकालेंगे तो एकदम 0 के करीब होगा। इकोनॉमिक सर्वे ने उसने ये डेटा में बताया गया कि सीरियल 0% है। खैर, टॉप 5 अपने को याद होने चाहिए, एमसीक्यू के लिए देख लेते हैं। 2013 में क्या था? नंबर 1 फ्यूअल, नंबर 2 क्या था? कैपिटल गुड्स, नंबर 3 गोल्ड एंड सिल्वर, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स और फिफ्थ केमिकल्स। ठीक है, एक बार फिर से फ्यूअल बोलिए, कैपिटल गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स। और कैपिटल गुड्स के अंदर भी इंटरनल क्लासिफिकेशन तो सबसे ज्यादा मशीनरी इंपोर्ट होती है, सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो व्हीकल वगैरह, और थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन। कैपिटल गुड्स के अंदर ये इंटरनल बना। जहां तक इंपोर्ट सेक्टर में भी ग्रोथ या डिक्लाइन की बात है, इंपोर्ट ग्रोथ कम हुआ कहां पे? गोल्ड सिल्वर में, फर्टिलाइजर और पल्सेस में। गोल्ड सिल्वर में तो हमें पता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लागू किए गए, इसलिए इंपोर्ट ग्रोथ उसका पहले से कम हुआ। पॉजिटिव ग्रोथ कहां पे रहा? प्रेशियस स्टोन्स, पल्स, इन सब में इंपोर्ट पहले से ज्यादा ग्रोथ रेट में बढ़ा है, केमिकल्स में बढ़ा है और सीरियल्स में बढ़ा है। मैंने जो आपको पहले बताया 0% है, लेकिन थोड़ा तो हम इंपोर्ट करते ही हैं, इस कारण थोड़ा तो बढ़ा ही है। आगे बात, इंपोर्ट हमने देख लिया, पहले करीब 5 लाख करोड़, 5 लाख मिलियन डॉलर जितना करते थे, वो अब थोड़ा कम करके 46 हो गया। आगे बात एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट के अंदर अपना फिर से देखते हैं, पूरे विश्व में एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का रैंक है 19th, मतलब इंपोर्ट में जो 12 नंबर था वो यहाँ पे कम 19 है। यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स क्या है। सबसे पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब सवाल होगा कि फ्यूल तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये कहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वहां पे जो हमने क्रूड ऑयल वगैरह लिया उसे रिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा? उसमें से जो पेट्रोल डीजल तो क्या है, लेकिन आसफाल्ट है, वैक्सीज है, लुब्रिकेंट है, वार्निशेस वगैरह, तो ये पूरा जो रहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसका हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ये इसमें ये अपना टॉप आइटम है। सेकंड इंजीनियरिंग गुड्स, थर्ड एग्रीकल्चर, केमिकल, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, मिनरल, हैंडीक्राफ्ट, ये अपने टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं। यहां भी एमसीक्यू के लिए हमने याद कर लेना कि टॉप 5 कौन से हैं। सबसे पहला क्या था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। सेकंड नंबर इंजीनियरिंग गुड्स, थर्ड नंबर पे था एग्रीकल्चर, फोर्थ था अपना केमिकल, और फिफ्थ था प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये वाला। फिर से एक बार, फ्यूअल, सॉरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, केमिकल, प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, अब पहले से हाँ एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये जो जेम्स ज्वेलरी वाला ये जो सेक्शन था प्रेशियस स्टोन्स का, उसमें थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ आया है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भी थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ आया है पहले से। दूसरा एक आप याद करिए कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहां पे एक्सपोर्ट का ग्रोथ पॉजिटिव रहा है। लेबर इंटेंसिव कैसे? कि जहां ज्यादा कारीगर लगते हैं, लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, इन सब में यद्यपि ये लेबर इंटेंसिव है फिर भी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ा है। एमसीक्यू में पूछा जाए तो लोग क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे कि लेबर नहीं, फैक्ट्री वाला गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिला है। ओवरऑल नेगेटिव एक्सपोर्ट कब रहा है हमारा, नेगेटिव ग्रोथ कब रहा है? 9 में रहा है, 12 में रहा है, लेकिन अब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। हमने जो देखा ट्रेड डेफिसिट है। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अलग अलग देशों का जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, इनके भी अंदर भारत के अंदर क्या रैंकिंग बनता है? तो ये जो ईडीए कंट्रीज है इसके अंदर 40% से ज्यादा तो ब्रिक्स वाले ही एक्सपोर्ट में देते हैं। वहां इंडिया का 3rd रैंक है, पर सभी आप इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को देखें, वहां इंडिया 4 नंबर पे है। ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर हमें पॉजिटिव ग्रोथ मिला है, इंपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है। इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी हमें याद रहे, सबसे नंबर 1 पे ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना, सेकंड इज यूएसए, फिर यूएई, सऊदी एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे मैंने ये प्लस साइन किया, इसका मतलब कि इन दोनों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है, मतलब कि जितने पैसों का हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा पैसों का हम वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना, सऊदी, स्विट्जरलैंड, इनके साथ हमारा ट्रेड, ये हमारे दमदार ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हाँ, लेकिन उनके साथ अपना क्या है, ट्रेड डेफिसिट है या फिर नेगेटिव में जा रहा है। इसके अलावा
सिंगापुर और हांगकांग भी ऐसे, इनके साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब जहां जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा वहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो अपना एक्सपोर्ट जीडीपी के 44% के करीब चलता है। एक्सपोर्ट पार्टनर जो टॉप रैंकिंग है 2013 में है चाइना नंबर 1, यूएसए और तीसरे पे यूएई। पिछले साल की बात करें 2012 की, तो वहां पे यूएई नंबर 1 पे था, लेकिन अब वो नीचे आ गया, बाकी के 2 ऊपर चढ़ गया। ऐसा क्यों? यूएई का मेन काम क्या था? गोल्ड सप्लाई वाला, पर वहां पे रिस्ट्रिक्शन आ गया तो फिर अपने आप उसका नंबर नीचे आ जाएगा। भारत के अंदर ही टॉप एक्सपोर्टर स्टेट्स कौन से हैं? नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्रा। एक बात और याद रखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव एक्सपोर्ट कौन सा हुआ? केरला वालों को ये हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका मेन जो नीचे मार्केट था वो था स्पाइसेस एक्सपोर्ट, लेकिन वहां पे दामों में बहुत कमी आ गई, उसके कारण एक्सपोर्ट में उन्हें बहुत नेगेटिव ग्रोथ आया। पहले था उससे 55% कम हो गया उनका एक्सपोर्ट। एमसीक्यू में आपको कुछ इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करने के लिए बोले जाए, देखते रहिए और बोलते रहिए सही है कि गलत है। फर्स्ट कि 2013 के अंदर एक्सपोर्ट सेक्टर में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है। सही है? सही है, सही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, बाकी तुक्का मारेंगे तो फिर यही लगेगा। लेबर इंटेंसिव तो हमेशा मतलब गरीब लोग और ये वो नहीं, इनके अंदर भी ग्रोथ देखा गया है एक्सपोर्ट में। सेकंड, वैल्यू वाइज केरला इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर बिकॉज ऑफ द स्पाइस ट्रेड। गलत है, नंबर 1 कौन है? गुजरात। आगे बात, इंडिया के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है चाइना, यूएसए एंड यूएई। करेक्ट, सही है। आगे बात, इंडिया हैज बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, यूएई, सिंगापुर एंड हांगकांग। करेक्ट है ये, इन सबके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यूएसए, यूएई, हांगकांग एंड सिंगापुर, ये 4 लोगों के साथ अपना ट्रेड सरप्लस है। आगे, इंडिया के 50% एक्सपोर्ट एशिया तक ही सीमित है, ये बात भी सही है, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात की गई। खैर, तो अब तक हम बात कर रहे थे कि करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर भी करंट पार्ट, उसके अंदर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हम देख रहे थे। हम देख रहे थे कि ट्रेड डेफिसिट पहले से कम हुआ है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो बात की गई है कि ट्रेड डेफिसिट और कम हो और अपनी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और बढ़े, उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स या सुधार की आवश्यकता है, पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे कैसे? पहले तो सर्वे ये बोलता है कि वर्ल्ड के अंदर जो टॉप इंपोर्ट दूसरे लोग करते हैं उसमें रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, और इन्हीं सभी सेक्टर्स के अंदर हम दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपैरिजन में पीछे रह रहे हैं। हम अब तक पूरा जो माइंडसेट है ये यही रहा कि हम जो सप्लाई कर सकते हैं वही हम बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। हमें ये अब से माइंडसेट बदलना होगा कि ये दूसरे फॉरेनर्स को क्या चीजें चाहिए उसके मुताबिक हम अपना प्रोडक्शन शुरू करें, तभी जाके अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ेगा। आगे बात, 90 के दशक में हमने WTO का एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया। उसके अंदर ये प्रावधान था कि कुछ स्पेसिफिक आईटी कंपनीज, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर चिप्स, वो बाहर से यहाँ पे भेजे तो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर 0% लगेगी। अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, उस समय अपनी जो भी इंडियन इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि बाहर से जो चिप आ रही थी ज्यादा एडवांस थी और फिर भी सस्ती थी, तो स्वाभाविक उनका ही सेल हो रहा था। और अपना इसके कारण से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, जहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की पार्ट की बात है वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमें कुछ फोकस करने की जरूरत है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनियन या शुगर का बहुत प्राइस बढ़ गया तो अचानक से आप उसका एक्सपोर्ट बैन कर देंगे या फिर उसका सीलिंग प्राइस बहुत बढ़ा देंगे। इसके कारण ऐसे एक्सपोर्टर्स जो कि यहाँ पे लोकल सप्लाई नहीं करते, उनका केवल फोकस एक्सपोर्ट पर है, वो अपना बिजनेस ढंग से नहीं चला पा रहे। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने रेकमेंड किया कि आपने, सरकार ने एडवांस मार्केटिंग इंटेलिजेंस रखनी चाहिए कि बाजार में स्टॉक कितना है, प्राइस कितना घटेगा, ज्यादा बढ़ेगा, उस हिसाब से आप कंटिन्यूअस रिफॉर्म लेते रहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से फायर फाइटिंग शुरू कर दिया, वरना फिर अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी स्टेबल नहीं रहेगी। आगे बात, सरकार एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए बहुत सारी स्कीम्स देती है, लेकिन इन सभी स्कीमों में ओवरलैपिंग रहता है। तो इसके कारण ये होगा कि कुछ सेक्टर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, और कुछ सेक्टर ऐसे जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन सभी स्कीम्स को आपने
स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। SEZ बहुत से आपने बनाए, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं किया पाया, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, कानून में सुधार, टैक्सेशन की क्लैरिटी, जिससे कि मैक्सिमम वहां से हम एक्सपोर्ट कर पाए। इसी के संदर्भ में जो वर्ल्ड बैंक ने अपना एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दिया 2014, उसने बोला सिंगापुर नंबर 1 पे है, चाइना 96, इंडिया 134। तो इसमें सुधार के लिए क्या है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेंगे पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्लियरेंस, गुड गवर्नेंस, ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कीजिए। दूसरी एक समस्या है, एक मंत्रालय अपनी पॉलिसी तो पहले न्यूज में दे देता है, लेकिन उस पॉलिसी को असल में लागू करने के लिए तो डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन जारी करने पड़ेंगे कि हाँ ये स्कीम है, ऐसा हम करेंगे। तो इन दोनों के बीच, ये पॉलिसी और नोटिफिकेशन के बीच काफी समय का अंतर रहता है। इसके कारण से पूरा एक्सपोर्ट के अंदर तुरंत कुछ भी पॉलिसी वहां पे शुरू की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम शुरू नहीं होता। एक और समस्या है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या है, मान लीजिए हमने जापान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर दिया और जापान वालों ने ये बोला कि हम आपको पाम ऑयल से बनाए गए सोप, साबुन भेजेंगे, और क्योंकि हमने FTA किया है तो वहां पे से इंपोर्ट ड्यूटी 0 लगेगी, वो जो भी आपके पास सोप आया बाजार में। और उसके ही कंपैरिजन में यदि किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर ने ये तय किया है कि मैं भी ऐसे पाम ऑयल से कुछ सोप बना के बेचना चाहता हूँ, वो किसी और देश से पाम ऑयल इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, तो उस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो मतलब जापान वालों का साबुन यहाँ पे सस्ता रहेगा, लोकल जो मैन्युफैक्चर है उसका साबुन अपने आप महंगा हो जाएगा। तो ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। खास करके हमने जो भी एशियन कंट्रीज के साथ FTA और ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं, उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। उसे फिर से हमने वो पूरे एवेल्यूएशन करके रीड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। और एक चैलेंज बताई गई है, टाफ्टा, ट्रांस अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच इसकी बात चल रही है। तो यदि ये ट्रेड अग्रीमेंट सक्सेस हो गया, उन दोनों ने ये साइन कर लिया, तो क्या होगा, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, इनका तो पहले से ही डेवलप है, और आपस में फ्री ट्रेड के बाद उनकी चीजें आपस में बेचनी बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो फिर इंडिया और अलग दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को वहां पे एक्सपोर्ट करने में फिर अपनी प्राइस कंपेटिटिवनेस में तकलीफ आएगी। तो ये भी अपना एक चैलेंज है आगे। रिलेटेड पॉइंट है ट्रेड अग्रीमेंट। ट्रेड अग्रीमेंट, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रेड अग्रीमेंट्स कैटेगरी बनती है इस हिसाब से कि उसके कारण दो देशों के बीच मार्केट इंटीग्रेशन कितना बढ़ रहा है। सबसे कम होता है मार्केट इंटीग्रेशन PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। अब तक कुल मिला के इंडिया ने 5 ऐसे PTA बनाए हैं। सेकंड होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कुल मिला के ऐसे 10 साइन किए गए हैं जो अभी लागू हुए हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर 2 कैटेगरी बनती हैं, सेसा एंड सेपा। सेसा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, और सेपा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें दो देशों के बीच में, सबसे कम होगा PTA में, दूसरा FTA में, और FTA की 2 कैटेगरी सेका एंड सेपा। MCQ के लिए याद रखना हो, सेपा और ये जो सेसा एंड सेपा है, इसमें कौन ज्यादा इंटीग्रेशन कराता है, तब फोकस कीजिए। ये क्या वर्ड है, पा मतलब बच्चन, तो फिर आप याद कीजिए सेपा, ये अपना दोनों में ये वाला बाप है और वो उससे कम इंटीग्रेशन। क्योंकि MCQ के अंदर कुछ भी आपको उन्हें तो बना के पूछना ही, हमें कुछ याद करना है तो फिर कोई भी जुगाड़ करके आपने तो याद करना ही है, ठीक। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि FTA एंड सेका एंड सेपा ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप इंडिया ईयरबुक 2014 उसका पेज 152 देखें तो उसमें उसने एक टेबल दिया है कि अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कितने इन्फोर्स हैं, कितने लागू किए गए हैं। तो उसके अंदर ही FTA वाला जो भी टेबल बना है उसी के अंदर उसने लिख दिया है, सेसा भी लिखा है, सेपा भी, मतलब एक प्रकार के ये भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही है। आगे बढ़े, इससे भी ज्यादा इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, कॉमन मार्केट अगर बना दे, और इससे भी आया ज्यादा इकोनॉमिक यूनियन जैसा अपना ये यूरोपियन यूनियन है। एक बार फिर से अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम कहाँ है, PTA में, सेकंड नंबर FTA। FTA नहीं देके आपको ये 2 नंबर दिए जाए तो सब उसमें कम सेका सेपा, कॉमन मार्केट एंड फाइनली इकोनॉमिक यूनियन। ये अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है चैप्टर 7 इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंदर उसने कुछ नए एग्रीमेंट्स जो अभी डिस्कशन में हैं, ऐसे कुल 18 एग्रीमेंट्स की बात की गई है। टेबल में मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, ज्यादा डिटेल के लिए आप चैप्टर 7 और उसका पेज नंबर 133 देख लीजिए। इसके रिलेटेड एक टॉपिक WTO, उसका बाली समिट और एग्रीकल्चर एंड फूड सब्सिडीज के रिलेटेड जो पूरा मुद्दा बनता है, जब हम एग्रीकल्चर चैप्टर की बात करेंगे तो वो साथ में ही लिख लेंगे। और एक WTO रिलेटेड टॉपिक है स्पेशल 301 रिपोर्ट।
तो इसका मैंने आर्टिकल साइट पे दिया है, आप पढ़ लीजिए। एमसीक्यू के लिए क्या फोकस करेंगे कि ये 301 रिपोर्ट बनाता क्या है, और इसके अंदर मूल इसका बनाने का कारण क्या है कि ये लोग अमेरिका वाले, इनकी कंपनियों को जिन देशों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कारण नुकसान हो रहा है, ऐसे देशों का वो लिस्ट बनाएंगे। और इसमें दो कैटेगरी बनती है, एक बनती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री और दूसरी होती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज। वॉच लिस्ट में जो कंट्री रहती है जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ये लोग, तो इनके लिए ओबामा कैरेट अप्रोच अपनाएंगे। मतलब किसी प्रकार से पहला फुसला के आप अपना आईपीआर रिफॉर्म कर लीजिए ताकि हमारी कंपनियों को फायदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बायोलेटरल टॉक्स रखेंगे, कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, फंडिंग, उनके अधिकारियों को बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पे सेमिनार में ट्रेनिंग, ये वो। इस प्रकार से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री है तो वहां क्या है, कैरेट अप्रोच है। और फिर भी यदि कोई देश नहीं मानता तो फिर उसके लिए क्या होगा, स्टिक अप्रोच, डंडेबाजी, प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज। ऐसी एक है अभी यूक्रेन, तो इन पे क्या किया जाता है, इन पे ट्रेड सेक्शन लागू किए जाते हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर इनके खिलाफ केस किया जाता है, ये सब चलता है। तो ये भी आप बेसिक एमसीक्यू के लिए साइट पे से आर्टिकल देख के प्रिपेयर कर लीजिए। हम वापस आते हैं, ओरिजिनल जो टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर हमने देखा करंट अकाउंट और उसके अंदर विजिबल पोर्शन। तो यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट है, उसे कम करने के लिए क्या क्या हमें प्रोविजंस करनी चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के हमने पॉइंट्स की बात की। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या है वो हमने देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनविजिबल पार्ट पे आते हैं। इनविजिबल पार्ट के अंदर क्या था, 3 SIT, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। इसके अंदर डेटा क्या रहा देख लेते हैं। सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर, तो पहले से ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए ये ग्रीन एरो, यहां से यहां आप फोकस कीजिए, बड़ा है। इनकम की जो बात है, इनकम कैसी, जो FDI FIO वालों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस पे उसको जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिला है, वो जो बाहर ले जा रहा है वो उसकी इनकम है। तो स्वाभाविक है क्योंकि बाहर से लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बाहर जा रहा है तो नेगेटिव में नंबर रहेगा। पहले से ये बड़ा है, जितना पैसा पहले वो निकाल के ले जा रहे थे उससे ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये पैसा बाहर जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। थर्ड रहता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब रेमिटेंसीज, डोनेशन, गिफ्ट, ये वो, इसके अंदर पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल हम बात करें, नेट इनविजिबल निकाले तो जवाब मिलेगा कि नेट इनविजिबल भी पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं कि इसके अंदर भी हमें पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो टॉप 5 आइटम्स क्या हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर, सेकंड बिजनेस सर्विसेज, थर्ड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर, GNI। अभी ये क्या है, GNI मतलब अपनी सरकार ही, जो विदेशी फॉरेन डिप्लोमेट और उनके जो एम्बेसी वगैरह यहाँ पे है उनको भी सरकार जो भी सर्विस देती है और वो लोग उसका पैसा देते हैं, वो सब कैलकुलेट होता है GNI के अंदर। आगे बात, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। MCQ के लिए हम याद कर लेंगे, नंबर 1 एक्सपोर्ट क्या है सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर, सेकंड बिजनेस सर्विसेज, थर्ड टूरिज्म, फोर्थ इज टूरिज्म, क्या है, ट्रांसपोर्ट। हाँ देखिए कंफ्यूज ना हो जाइए, यहाँ पे ये है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। थोड़ी और डेटा कहीं पे आपको ऐसे या मेंस में लिखना हो। सर्विसेज के मामले में हम पूरे विश्व में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, 7th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं, और पूरा जो सर्विस ट्रेड रहता है पूरे वर्ल्ड में, वहां पे इंडिया का शेयर बहुत कम है, केवल 3%। आगे अगर आपको पूछा जाए कि ट्रेड बैलेंस में ट्रेड डेफिसिट है कि ट्रेड सरप्लस है, अगर कुछ भी ना बोले और केवल ये पूछे कि ट्रेड बैलेंस और उसके अंदर सरप्लस है कि डेफिसिट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेड बैलेंस का मतलब रहता है गुड्स के बारे में ही बात चल रही है, तो वहां तो हमने देखा कि डेफिसिट है, राइट। अगर वो ऐसा पूछे कि सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रेड बैलेंस अपना क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप, सरप्लस में है। और अगर आपको कंबाइन करके पूछे कि गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड में ट्रेड बैलेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, डेफिसिट है, नेगेटिव में है। क्यों, इन दोनों का आप ऐड कीजिए तो आपको जवाब यहाँ भी माइनस में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि करंट अकाउंट, विजिबल पार्ट, इनविजिबल पार्ट, और इसके अंदर भी ये रेमिटेंस, तो इसमें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हम याद कर लेंगे। रेमिटेंस के मामले में जो विदेश में गए लोग अपने देश में वापस पैसा भेजते हैं, नंबर 1 कौन है, इंडिया है, सेकंड नंबर इज चाइना, और थर्ड है फिलीपींस, फिर मैक्सिको एंड नाइजीरिया। ये खास इसलिए याद रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व के बारे में चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन जब तक रेमिटेंस की बात करेंगे तो आप इंडिया नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार से हमारे पास डेटा आ गया कि करंट अकाउंट के अंदर कितना इनकमिंग मनी था, कितना आउटगोइंग मनी था। तो अब हम निकालेंगे
करंट अकाउंट बैलेंस। यहाँ पे हमने देखा विजिबल पोर्शन में डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, सर्विसेज में हमें सरप्लस है, इनकम में डेफिसिट है, क्यों? वो एफडीआई एफआईआई वाले बहुत सारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ट्रांसफर में हमें सरप्लस है, क्यों? यहाँ भी हम रेमिटेंस में नंबर 1 पे हैं। ओवरऑल अब हम निकाले करंट अकाउंट का तो क्या मिलेगा? विजिबल पार्ट और इनविजिबल पार्ट, इन दोनों को कंबाइन करके हम बैलेंस देखेंगे तो पता चलेगा कि विजिबल पार्ट के अंदर हमें बहुत बड़ा डेफिसिट है, इनविजिबल में सरप्लस तो मिल रहा है, लेकिन ये इतना नहीं है कि हमें विजिबल पार्ट के अंदर जो खटा है उसे क्लियर कर सके। इसलिए पूरा क्या जवाब तीनों साल में हमें माइनस में मिल रहा है। 2013 की बात करें तो करीब 32,000 मिलियन डॉलर इतना हमारा डेफिसिट है। इसे हम बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा 2012 में ये था 88 बिलियन डॉलर का डेफिसिट, 2013 में कम होके 32 बिलियन डॉलर का डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या हो, क्योंकि जवाब माइनस में तो हम इसे क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। चालू खाता घाटा है, इस प्रकार का शब्द इकोनॉमिक सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। आगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का डेटा अगर देखना हो करंट अकाउंट डेफिसिट का, 2012 में बहुत ज्यादा था 88 बिलियन यूएस डॉलर्स, 2013 के अंदर कम होके 32 हो गया है। 2014 का तो केवल टारगेट ही हम बना सकते हैं, तो सरकार ने ये रखा है 45 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट। ये एक तरफ गया। परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से अगर बात करनी हो तो 2012 में ये 4.7% था और अभी का टारगेट क्या है? 2.1%। इकोनॉमी के अंदर सारे नंबर्स याद नहीं करने, लेकिन कुछ नंबर्स तो आपको याद रहने ही चाहिए। कौन कौन से नंबर? एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट क्या है, हमने अभी देखा 2.1% ऑफ जीडीपी, और अगर एब्सोल्यूट फिगर में बोले तो 45 बिलियन यूएस डॉलर। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है? ये है थोड़ा, यहाँ 2 नंबर है तो इसका डबल कर दीजिए, 4.1% 2014 के लिए। और एब्सोल्यूट फिगर में बात करें तो ये कितना होगा? करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट अपना है। अब जैसा आपने फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे किया 2014 में, उसे आगे चल के एफआरबीएम एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है, इसे कम करके हमने 3% कर देना है। कब तक? 2017 तक। और एफआरबीएम एक्ट में और भी बात है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमने 0 कर देना है 2015 तक। ये टारगेट आप याद रखिए। आगे बात, फिजिकल डेफिसिट आपने याद कर ली 5 लाख करोड़ से ज्यादा, तो फिर सब्सिडी याद करना आसान है, उससे आधी कर दीजिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास। पॉवर्टी कितनी है? तेंदुलकर रिपोर्ट के क्या फॉर्मूला के हिसाब से हम गिने तो पॉवर्टी पहले थी 40 करोड़ एब्सोल्यूट फिगर 2004 में, वो अब कम होके 2011 में देखे तो 27 करोड़, इतनी अपनी पॉवर्टी है। परसेंटेज में बात करें तो 37% से कम होके कितनी हुई है? 22% के आसपास। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़। जीडीपी ग्रोथ रेट 2013 का कितना था? 4.7%। तो ये कुछ नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि ऐसे लिखते हो, इंटरव्यू में कुछ बात करते हो तो आप कोट कर सकें। करंट अकाउंट बैलेंस की हमने बात कर दी कि यहाँ डेफिसिट है। अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। पूंजी खाता, इसके अंदर हमने देखा इन्वेस्टमेंट है, लोन है, बैंकिंग कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये एफडीआई और एफआईआई वाला मैटर, ये देख लेते हैं। एफडीआई कहाँ पे? पहले तो नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड है। लॉटरी में नहीं, चीट फंड्स, निधि फंड इनमें भी नहीं, गैम्बलिंग, बैटिंग, टॉबैको इनमें भी नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर भी एफडीआई प्रोहिबिटेड है, लेकिन स्मार्ट सिटी वाला जो नया है उसके अंदर परमिट किया गया है। एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते। रेलवे में भी, रेलवे में अंदर नहीं कर सकते, लेकिन मेट्रो ट्रांसपोर्ट और रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम चलता है उसके अंदर कर सकते हैं। अब आपको पता है कुछ सेक्टर में 100% है, कुछ में 74, 51, थोड़े थोड़े मेजर सेक्टर आपको याद रखने हैं। 100% परमिटेड है ऑटोमेटिकली, सरकार की मंजूरी के बगैर। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं? एग्रीकल्चर और उसके एलाइड जो सेरिकल्चर वगैरह। लेकिन टी प्लांटेशन के अगर आपने उसके अंदर आपने 100% इन्वेस्ट करना है तो सरकार का अप्रूवल लेना होगा। माइनिंग, कोल, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब देखिए प्रोजेक्ट 2 टाइप के होते हैं। ग्रीनफील्ड मतलब ऐसा कि वहां पे कुछ भी नहीं है और आप नया खड़ा करना चाहते हैं, और दूसरा रहता है ब्राउनफील्ड, मतलब वहां पहले से ही कोई इंडस्ट्री है और आप उसे रीडेवलप करना चाहते हैं। तो यदि आप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खड़ा करना चाहते हो तो उसके अंदर 100% एफडीआई आपको परमिट है। उसी प्रकार हेलीकॉप्टर है, कुरियर सर्विसेज। फार्मा सेक्टर भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वहां पे आपने बनाना है तो परमिट किया है। आगे
हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स, सिंगल ब्रांड रिटेल के अंदर यहाँ भी परमिट है, लेकिन अप टू 49%, उसके आगे इन्वेस्ट जितना करना है तो फिर सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ई कॉमर्स के अंदर, लेकिन केवल बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर 100% एफडीआई की परमिशन है। यदि आपको रिटेल सेक्टर में जाना है, ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ, तो उसके अंदर अभी व्हाइट पेपर सरकार ने रखा है, परमिशन देनी बाकी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यहाँ भी, तो ये 100% कहाँ पे परमिट है, इन सेक्टर्स में है। आगे बात 74% कहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स के अंदर, लेकिन वहां भी अप टू 49 ऑटोमेटिकली, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। डीटीएच है, मोबाइल टीवी, सैटेलाइट्स, इन सब के अंदर 74 तक जाएगा। 51% ये कहाँ, मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर, लेकिन सरकार की उसमें मंजूरी चाहिए। और फिर कुछ कंडीशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने इतने परसेंट स्मॉल एसएमई इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। पूरा डिटेल आप फूड इकोनॉमी सेक्टर में सेगमेंट में जाइए, मेरी साइट पे फूड प्रोसेसिंग वाली जो सीरीज है वहां पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। 49% डिफेंस एंड इंश्योरेंस, ये बजट 2014 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि हम इतना लागू करेंगे, 49% एफडीआई। पेट्रोलियम रिफाइनरी, प्राइवेट सिक्योरिटी, लेकिन यहां सरकार की मंजूरी के बाद ही। कमोडिटी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज, इन सब के अंदर 49% एफडीआई परमिटेड है। और 20% कहां पे, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। हमने बात की एफडीआई लागू करने के लिए, एक तो ऑटोमेटिक रूट रहता है और दूसरा रहता है गवर्नमेंट रूट की, सरकार से आपने मंजूरी लेनी है। तो सरकार से मंजूरी लेनी है तो मतलब किससे लेनी है, एफआईपीबी से लेनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये असल में ऐसी कमिटी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहते हैं। इसका चेयरमैन रहता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो सेक्रेटरी है आईएएस, वो इसका क्या हो, ये इसका सेक्रेटरी है, ये इसका चेयरमैन है। सेकंड डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये भी सेक्रेटरी इस कमेटी में शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी भी शामिल है। और इकोनॉमिक रिलेशन, ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में है, उसका भी यहाँ पे सेक्टर, उसके भी सेक्रेटरी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ये कमेटी पहले तो फाइल देखेगी और फिर अप्रूवल के लिए अप टू 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद जेटली अप्रूव कर देंगे। इससे बड़ा अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो अकेले फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, कैबिनेट में मामला जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जब यस करेंगे उसके बाद एफडीआई अप्रूवल होगा ऐसे काम में। हम पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट की बात करें, उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडीआई एफआईआई। अब जो नए रिफॉर्म्स आए, ये जो एफआईआई लिमिट्स एंड मायराम पैनल, ये पूरा एमसीक्यू के लिए हम तैयार कर लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, सेबी ने एक कमेटी बनाई थी केएम चंद्रशेखर के अंतर्गत कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एफआईआई है, उनके सब अकाउंट्स, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबको इस बंद करके कुछ नया हम सिंप्लीफाइड सिस्टम लाते हैं। तो केएम चंद्रशेखर रिपोर्ट के आधार पर सेबी ने नया सिस्टम शुरू किया, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और उसी के पैरेलल आरबीआई वालों ने लगाया आरईएफपीआई, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। पहले जो अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं, एफआईआई का अलग, उनके सब अकाउंट्स, क्यूएफआई, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ये सबको कंबाइन करके अब क्या इन सबको बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको इस प्रकार से कुछ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब जो कि लिमिटेशन वगैरह है, ये पूरे एफपीआई ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरकार को जब भी पैसा उधार में लेना हो, शॉर्ट टर्म में लेना होगा, तो वो ट्रेजरी बिल रिलीज करेंगी। 14 डेज के होते हैं, 91 डेज के, अप टू 1 साल से कम मेच्योरिटी वाले जो भी ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। यहाँ पे इन्वेस्ट करने की इन लोगों को छूट नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं सरकार के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बॉन्ड, उसके अंदर ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अप टू 30 बिलियन और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर अप टू 51 बिलियन। तो कुल मिला के ये कितना होगा, 81 बिलियन। मतलब पहले ये लिमिट बहुत कम थी, केवल 66 बिलियन इन्वेस्ट करने की ही सुविधा दी गई थी। ये बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, ताकि कैपिटल इनफ्लो ज्यादा भारत के अंदर आ सके। आगे बात, एफपीआई वाले लोग क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, हाँ, डिबेंचर, हाँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये ओएफसीडी वगैरह, हाँ, ये भी खरीद सकते हैं। लेकिन किसी कंपनी के अंदर ये मैक्सिमम 10% ही, उनके कंपनी के मैक्सिमम 10% शेयर ही खरीद सकते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज जो चलते हैं उसके अंदर ये लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते,
ऐसा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने एनएससीएल क्राइसिस के बाद ये नया रूल लागू किया। ये एफपीआई के अंदर ये जो सिंप्लीफिकेशन किया गया, तो एक प्रकार से क्या फायदा होगा, एज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक में अपना जो रिपोर्ट है उसमें अंदर नेक्स्ट ईयर थोड़ा रैंक इंप्रूव होगा। इसके रिलेटेड टॉपिक है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये आप साइट पे आर्टिकल देख लीजिएगा, एमसीक्यू के रिलेटेड कुछ कैटेगरी वगैरह में से पूछ लेंगे। अब आप आते हैं अरविंद मायाराम पैनल पे। अरविंद मायाराम पैनल बनाई गई फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये जो एफडीआई एंड एफआईआई इनका जो क्लासिफिकेशन है कुछ सिंप्लीफाई कीजिए आप। अरविंद मायाराम ने दो काम इसके अंदर नहीं किए। पहला, उसने बोला कि एनआरआई इन्वेस्टमेंट जो आता है उसमें उसके अंदर हम क्या क्लासिफिकेशन स्कीम करेंगे, तो आप अलग से इसकी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, आप अलग से देख लीजिए। उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड रहते हैं जो कि स्टार्टअप कंपनियों को फाइनेंस करते हैं, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड इंडिया में जो आते हैं उनके अंदर ये क्लासिफिकेशन कैसे फिट करेंगे, अलग से हमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। तो मैं इन दोनों के बारे में अभी बात नहीं करूंगा। एनआरआईज को छोड़ दिया और ये फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड को छोड़ दिया। तो फिर उसके अलावा के जो सेक्टर रहे वहां पे एफडीआई और एफआईआई हम कैसे लागू करेंगे। पूरा नाम याद करते हैं, कंपनीज एक्ट, उसमें 3 टाइप की कंपनी थी, 1 पर्सन, प्राइवेट एंड पब्लिक। और पब्लिक के अंदर हमने देखा था 2 टाइप थी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे क्या करेंगे, यदि यहाँ किसी लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जांपल वोडाफोन इंडिया, किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, किसी फॉरेनर ने अप टू 10% से कम इन्वेस्ट किया है तो हम उसको बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो क्या बोलेंगे, उसे एफडीआई बोलेंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए ये सिस्टम अलग। और ये जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं जिनके शेयर्स या सिक्योरिटीज अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, ऐसी कंपनियों के अंदर कोई भी फॉरेनर कितना भी पैसा निवेश करे, 1%, 2%, 10%, कुछ भी, तो हम उसे एफडीआई करेंगे। याद रहेगा, 10% से ऊपर नीचे वो तो बराबर है, लेकिन वो केवल लिस्टेड कंपनियों के लिए। अनलिस्टेड के लिए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आया तो हम उसे गिनेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिनेंगे। आगे उसने बात की, जिन लोगों ने पहले ही एफडीआई के रूप में निवेश कर लिया है और किसी कारण से वो अपना पैसा निकाले और उनकी शेयर होल्डिंग 10% से कम हो जाए तो भी हम उन्हें एफडीआई गिनना ही शुरू करेंगे। वो एफडीआई के क्लासिफिकेशन में ही ऐसे लोग रहेंगे। आगे बात, एक ही व्यक्ति किसी एक ही कंपनी में एफपीआई के रूप में भी निवेश नहीं कर पाएगा और एफडीआई, दोनों एक साथ नहीं कर पाएगा, या तो वो एफडीआई बने या फिर एफआईआई बने। सेबी मॉनिटरिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होगा कि 10% वाला लिमिट क्रॉस करने के लिए कोई अमेरिकन इन्वेस्टर 9% यहां से इन्वेस्ट किया और फिर किसी टैक्स हेवन में अपनी एक पोस्ट बॉक्स कंपनी का बना दी और वहां से दूसरा 9% इन्वेस्ट किया, तो 10% लिमिट इस प्रकार से क्रॉस ना कर जाए, इसके कारण हम सेबी इसका मॉनिटरिंग करेगी। आगे बात, मान लीजिए एक फॉरेनर ने किसी कंपनी में 1% अभी के लिए निवेश किया और एक ही साल के अंदर वो 10% के ऊपर चला जाता है तो उसे हम एफडीआई गिनेंगे। वरना फिर ये भी हो सकता है कि अभी उसने 1% किया और फिर थोड़े दिन बाद फिर से 1% और वो बोलेगा कि नहीं मैं तो एफआईआई हूं। नहीं, हर एक कंपनी के अंदर एफआईआई की क्या लिमिट होगी, एफपीआई की क्या लिमिट होगी, वो सेबी तय करे। एग्रीगेट लिमिट, पूरे मार्केट के अंदर कितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसकी लिमिट कौन तय करेगी, आरबीआई तय करेगी। ठीक है, सब कुछ हमने सेट कर दिया, लेकिन मॉनिटरिंग कैसे होगा। जिस भी कंपनी के अंदर ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस कंपनी ने 6-6 महीने के अंतराल में ऑडिट करते रहना है और रिपोर्ट आरबीआई को बताते रहना कि यदि 10% से ज्यादा हो गया तो आप उसे नोटिफाई करेंगे, ताकि आरबीआई को पता चले और वो एक्शन ले सके। आगे बात, एफडीआई एंड एफआईआई, इसके अंदर इनफ्लो का क्या सीन रहा। 2012 से कंपैरिजन में 13 में एफडीआई पहले से बढ़ा है। जहां तक एफआईआई की बात है तो पहले से बहुत कम हो गया है। वहां कभी करीब 26,000 था, एकदम कम होके 5,000 हो गया। ओवरऑल हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की तो पहले $46,000 मिलियन था, कम होके करीब 26,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए एफआईआई का इनफ्लो बहुत कम हो गया है। और एफआईआई का इनफ्लो ऐसा क्यों कम हुआ? फेड टेपरिंग के कारण एफआईआई वालों ने अपना पैसा सारा अचानक से 2013 के अंदर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। थोड़ी बैकग्राउंड थियरी देख लेते हैं फेड टेपरिंग। आरबीआई जैसा अपना यहाँ पे आरबीआई है उस प्रकार अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व है। तो मंदी के बाद बाजार को फिर से खड़ा करने के लिए उसने सोचा कि मैं डॉलर सप्लाई बढ़ाता हूं, तो उसने एक स्कीम लाई, उसको बोलता है
क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसके अंदर जो उनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उनको बेन बर्नाकी ने ये बोला कि आप अपने ट्रेजरी बॉन्ड और आपकी जितनी भी टॉक्सिक एसेट्स हैं वो आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको डॉलर दूंगा। तो इस प्रकार से वो सिस्टम के अंदर डॉलर सप्लाई बढ़ा रहा है। डॉलर सप्लाई उसने बढ़ाया, 3 स्टेज में बढ़ाया, क्वांटिटेटिव ईजिंग फेज 1, 2 एंड 3। अब स्वाभाविक है इस प्रकार से अगर नोट बाजार में उतारते ही जाएंगे तो उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। इसलिए बेन बर्नाकी ने एक टारगेट रखा था कि यदि अमेरिकन इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाएगी तो मैं ये क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली स्कीम बंद कर दूंगा। टारगेट ये था कि यदि महंगाई 2.5% से ज्यादा बढ़ जाए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% से कम हो जाए तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अमेरिकन इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ गई, तो मैं क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद कर दूंगा। ऐसा करते करते आगे पहुंचे तो जनवरी 2014 में उसे लगा कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है और हमें अब ये पूरा क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद करने की जरूरत है। तो मतलब कि दिसंबर 2013 तक वो हर महीने बाजार के अंदर से $85 बिलियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टॉक्सिक एसेट वो खरीद रहा था और सामने डॉलर दे रहा था। तो डॉलर सप्लाई बहुत ज्यादा था, $85 बिलियन। वो धीरे धीरे उसने कम करना शुरू किया। जनवरी 2014 में हम आते हैं तो 75 किया, फरवरी में 65, मार्च में $55 बिलियन, आगे हम जून तक पहुंचे तो करीब $35 बिलियन तक पहुंचा दिया उसने। मतलब हर महीने पहले से वो कम खरीदारी कर रहा है, तो जितनी वो कम खरीदारी करेगा तो अपने आप डॉलर सप्लाई उतना कम होता जाएगा। और इसके लिए इसे बोलते हैं फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग इसलिए क्योंकि जब ग्राफ के अंदर ऐसा कंटिन्यूअस रिडक्शन दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं टेपरिंग, और क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ये कर रहा है इसके लिए हम बोलते हैं इसको यूएस फेड टेपरिंग। खैर इसे विजुलाइज करना हो, सबप्राइम क्राइसिस के वक्त डॉलर का एकदम सप्लाई कम हो गया था तो बेन बर्नाकी ने शुरू किया क्वांटिटेटिव ईजिंग, बहुत सारा डॉलर दे दिया, और उसके आगे फेड टेपरिंग के अंदर उसने डॉलर सप्लाई वापस श्रिंक कर दिया, कम कर दिया। खैर इसके कारण भारत में क्या असर हुआ? इंडिया के एक तरफ से फेड टेपरिंग शुरू हुआ, उसका मतलब कि अमेरिकन इकोनॉमी वापस बूमिंग पे चल रही है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पैसा लगाया था वो उन्होंने बेच के अपनी सिक्योरिटीज रूपी जो मिले उसे डॉलर में कन्वर्ट कराया और वापस ले गए। तो इसके कारण जो FII का अचानक से आउटफ्लो हुआ, इसका यही कारण है कि पहले जो $26,000 मिलियन थे कम होकर अब 5,000 हो गए 2013 में। खैर इसके रिलेटेड आप MCQ में क्या प्रिपेयर करेंगे? पहले तो क्वांटिटेटिव ईजिंग और फेड टेपरिंग, ये चीज इनके प्रिंसिपल क्या है, और RBI जो अपने हिसाब से चलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रिपो रेट, इन सबके बेसिक फीचर जो हैं इन पे क्या होगा आप कंपेरेटिवली तैयार कर लें। सेकंड, यूएस फेड टेपरिंग का नेगेटिव इंपैक्ट भारत पे क्या हो सकता है, उससे बचने के लिए भारत सरकार और RBI ने क्या कदम उठाए हैं। थर्ड, ये अपना गत साल अगस्त के अंदर ये अफवाह चल रही थी कि अब फेड टेपरिंग शुरू होगा, तो अचानक से FII वालों ने बहुत सारा डॉलर बाहर निकाल लिया, उसके कारण अपने आप रुपया बहुत कमजोर हो गया, करीब 68, $1 इक्वल 68 रुपीज हो गया। तो उसे स्टेबिलाईज करने के लिए RBI ने अपनी तरफ से क्या कदम उठाए कि अब पहुंचते पहुंचते वापस 60 तक हम पहुंच गए। तो ये पूरे रिफॉर्म्स, उसका लिस्ट आप देख लीजिए। जो अभी न्यूज में चल रहा है ब्रिक्स बैंक, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, उसके फंक्शन क्या रहेंगे, और उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है? चाइना ने, और सबसे कम साउथ अफ्रीका वालों ने, इंडिया ने नहीं। इसके अलावा इंडिया और जापान ने अपना करेंसी स्वैप या डॉलर स्वैप का एक मैकेनिज्म बनाया, वो क्या था, उसका फीचर क्या है आप देख लेंगे। ये पूरा मैंने साइट पे आर्टिकल भी रखा है, यहाँ पे लेक्चर पे भी दिखाया है, तो आप उसे रिफर कर लीजिए। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे हमें ज्यादा फोकस करने हैं। खैर, तो ये बात करी हमने FII सेक्टर में। FDI के अंदर आप देखिए थोड़ा पहले से बढ़ा है लेकिन बहुत मॉडरेट ग्रोथ देखा गया है। 19 था तो 21 बना है, तो मतलब कि फॉरेन इनफ्लो, जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है उसे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। बजट के अंदर उसके अंदर नई कुछ स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है। बैकग्राउंड में हमें देखना पड़ेगा कि वोडाफोन मैटर क्या था, और जल्दी से देख लेते हैं। एक कंपनी है हच इंडिया, उसका मालिक था हांगकांग में हचीसन, उसने एक इंटरमीडिएट कंपनी बनाई थी केमन आइलैंड में। अब वोडाफोन वालों ने ये केमन आइलैंड की कंपनी खरीद ली और अपने आप वो हच के भी मालिक बन गए। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आपने हमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं दिया, दीजिए। मैटर पूरा गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैटर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है।
फिर सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन दिया कि इस प्रकार के चीजों में भी हम कैपिटल गेन्स टैक्स आपसे मांग सकते हैं। फिर GER क्या है, DTC क्या है, रिसेंटली मैंने आर्टिकल लिखा है, वो आप देख लीजिए। सरकार ने क्या रिफॉर्म दिए इसमें। पहली बात, अब से कोई भी ऐसे टैक्सेशन मैटर में हम फॉरेन कंपनी को रेट्रोस्पेक्टिव नोटिस देंगे तो वो अचानक से नहीं देंगे, उससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी, वो प्रोसेस करेगी और उसके बाद ही किसी को हम नोटिस देंगे। सेकंड, ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यू। वोडाफोन का एक इंडिया में कॉल सेंटर था, उसी के शेयर्स उसने मॉरिशस में अपनी वोडाफोन की कंपनी को बेच दिए, लेकिन बाजार कीमत से कम कीमत पे इन्हें बेचा गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे हमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं दिया गया है। तो मैटर पूरा मामला है कि एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी है और उसकी 2 सब्सिडियरी कंपनीज है, उन 2 सब्सिडियरी कंपनी के बीच में जब शेयर की इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है तो जो प्राइस रहता है ट्रांसफर प्राइस, वो इनकम टैक्स वालों का कहना है कि वो पहले से अंडर वैल्यू था, इसके कारण हमें टैक्स नहीं मिला। तो सरकार ने इसमें क्या नया किया, सरकार ने बोला कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट बनाए जाएंगे कंपनी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, कि पहले से ही वो तय कर ले कि हम इस फॉर्मूला के मुजब इतना इतना अपना ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा, ताकि फ्यूचर लिटिगेशन ना हो सके और पिछले 4 सालों के भी लिटिगेशन इसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व कर देंगे। एक और मसला, भारत के अंदर जितना भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FII आ रहा है, करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन इनके जो भी फंड मैनेजर है, टॉप एग्जीक्यूटिव है, वो भारत में आके नहीं रहते। क्यों? उन्हें ये डर रहता है कि यदि हमने भारत में काम शुरू किया तो फिर हमारे पास वो 30% इनकम टैक्स लिया जाएगा या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से बहुत सारा पैसा हमारे पास से लिया जाएगा। तो जेटली ने एक बात क्लैरिफाई कर दी कि आप यहाँ भारत में आके रहिए तो हम आपसे इस प्रकार से अलग टैक्स नहीं मांगे, केवल जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स आपने देना पड़ेगा 15% एंड 20% वही आपसे लिया जाएगा। अलग से आप चिंता ना करें कि हम आपसे कोई इनकम टैक्स मांगेंगे या फिर कॉर्पोरेट टैक्स मांगेंगे, नहीं। एक और रिलेटेड टॉपिक, IFC ऑफशोर बॉन्ड प्रोग्राम। बस खत्म ही हो जाएगा थोड़ा ही। IFC ऑफशोर बॉन्ड प्रोग्राम ये क्या है? वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आपको पता है 5 संस्थान हैं, IBRD इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर है MIGA इन्वेस्टमेंट गारंटी, फिर है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, और फिर अपना ये IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो IFC ने $1 बिलियन का ऑफशोर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया है, रूपी के साथ लिंक करके इन्होंने नए बॉन्ड बाजार में इशू करेंगे। आप जो भी खरीदेंगे वो पैसा भारत के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसे फाइनेंस में ये लगाया जाएगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, बिजनेस एक्सपांशन में मदद मिलेगी, कैपिटल इनफ्लो भारत में आएगा। और IFC ने ये पहली बार किया ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ब्राजील, रशिया, नाइजीरिया, इन सब में ऐसी उन्होंने इस प्रकार के बॉन्ड वहां पे रिलीज किए थे। आगे बात FDI FII। अब ये बात करते हैं लोन से जो पैसा लाया जाता है, सॉवरेन डेब्ट और ये जो कमर्शियल वालों की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दिसंबर 2013 का डेटा, MCQ के लिए कुछ कुछ मुद्दे आपने याद कर लेने हैं। एक तो एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ी है, हाँ, $420 बिलियन से ज्यादा। डेब्ट टू GDP रेशियो 23%। डेब्ट के अंदर शॉर्ट टर्म डेब्ट कम है, लॉन्ग टर्म वाली डेब्ट ज्यादा है। डेब्ट के अंदर भी सॉवरेन डेब्ट जो सरकार ने उधारी में पैसा लिया वो तो कम है, प्राइवेट सेक्टर ने जो पैसा लिया है उधारी में और NRI वालों ने जो डिपॉजिट किया है वो पूरा ब्लॉक ज्यादा है। पूरे अगर डेब्ट की बात करें 420 बिलियन से ज्यादा, तो उसमें सरकारी डेब्ट तो बहुत कम है, करीब $75 बिलियन, परसेंटेज वाइज बहुत कम, 20% से भी कम है। NRI डिपॉजिट बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। ओवरऑल डेब्ट की बात करें, क्योंकि ये एक्सटर्नल डेब्ट है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा भी रिपे करेंगे तो डॉलर में रिपे करना है, ऐसा लोन सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे येन, थर्ड पे यूरो, SDR वगैरह, ठीक। वो ये बात चल रही है केवल ओवरऑल में कि ओवरऑल डेब्ट आपने पे करना है तो डॉलर में सबसे ज्यादा, लेकिन सॉवरेन वालों सरकार ने जो उधारी में लिया उसमें उन्होंने जो पैसा वापस करना है उसमें नंबर 1 पे आएगा SDR, फिर डॉलर, फिर येन, उस प्रकार से चलता है। एक्सटर्नल डेब्ट के अंदर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेब्ट है चाइना का, सेकंड इज ब्राजील, थर्ड इंडिया। मतलब चाइना फॉरेक्स रिजर्व में भी नंबर 1 है और
रेमिटेंस में नंबर 1 है क्या? नहीं है। एक्सटर्नल डेब्ट में नंबर 1 है? हाँ है। ब्रिक्स बैंक में पेमेंट करने में नंबर 1 है? हाँ है। कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो जो आते हैं उसका क्लासिफिकेशन आप याद रखिए। कुछ ऐसे कि जो बहुत स्टेबल हैं, उसके अंदर पहला नंबर है एफडीआई, सेकंड इज एक्सटर्नल असिस्टेंस जो वर्ल्ड बैंक वगैरह सॉफ्ट लोन आपको दे रही है, और थर्ड इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी स्टेबिलिटी है कि एक बार आए तो वो बहुत अचानक से बाहर नहीं चला जाएगा वो पैसा। मोस्ट वॉलेटाइल की बात करें, एफआईआई सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, सेकंड नंबर पे शॉर्ट टर्म डेब्ट, और थर्ड है एफसीएनआर जो एनआरआई वाले पैसे यहाँ पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना चलेगा पूरा कैपिटल अकाउंट। अब उसका बैलेंस हम निकाले तो इसमें हमें पता चलेगा कि सरप्लस में रहता है, हाँ रहता है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है। आप देखिए पहले 90,000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा था, अब कम होकर 47 के करीब चल रहा है। अब यदि हम पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आप जोड़ दीजिए, पीछे से जो भी एरर ओमिशन हुआ वो भी जोड़ दीजिए, तो आपको ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। वो हमें पता चलता है कि पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, 3,000 से बढ़ के 15,000 मिलियन डॉलर्स का हो गया है। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। एमसीक्यू के लिए ये याद रखें। आगे बात, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो जीरो होता है, तो यहाँ तो ये प्लस में बहुत बड़ा जवाब कैसे मिल रहा है? इसका कारण है जो भी सरप्लस बनेगा वो आरबीआई राजन उतना रुपया फॉरेक्स मार्केट में डालेंगे और सरप्लस वाला फंड जो भी डॉलर है ले लेंगे। वो पूरा फंड कहाँ जाएगा? उसके फॉरेक्स रिजर्व में। तो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस जो प्लस में बना 15,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा, तो मिलियन डॉलर से ज्यादा, तो उतना रुपया उसके अनुपात में राजा ने दे दिया और वो सारे डॉलर खरीद के अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल दिए। तो इस कारण से फिर अंत में क्या जवाब आ जाएगा? फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना जीरो हो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व की जो बात है, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, इसके अंदर भी एमसीक्यू में हमने याद करना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और रैंकिंग क्या है। फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो फॉरेन करेंसी, ये डॉलर, येन, युआन, ये सब भी आरबीआई ने अपनी तिजोरी में रखा होगा। सेकंड गोल्ड रखा होगा। फिर आईएमएफ के अंदर अपने एसडीआर, और फोर्थ नंबर पे होता है आईएमएफ के अंदर ही अपने रिवर्स ट्रांस। ये क्या है रिवर्स ट्रांसपोजिशन? मतलब एसडीआर में हमने जो भी इन्वेस्ट किया है पैसा, तो उसमें से ज्यादातर पैसा हम निकाल वापस नहीं पाते, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा रहता है कि उसे हर एक कंट्री को छूट रहती है कि आप उतना एसडीआर का पैसा वापस निकाल के कुछ कर सकते हैं, तो वो होती है रिवर्स ट्रांसपोजिशन। रैंकिंग आपको पूछा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे हमने पैसा डाला है? फॉरेन करेंसी में। नंबर 2 है गोल्ड, थर्ड इज एसडीआर एंड फोर्थ रिवर्स ट्रांसपोजिशन। अब क्योंकि पिछली एग्जाम में ये तो पूछ लिया है कि कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, तो फिर अब आगे उसके डिफिकल्ट बना के कुछ पूछना हो तो क्या करेगा? रैंकिंग ही पूछ सकता है। ओवरऑल सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। पहले जो भी अपना फॉरेस्ट रिजर्व 290 के करीब चल रहा था वो बढ़ के अब हुआ है 304 के आसपास चल रहा है। रैंकिंग की बात करें, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व किसका है? चाइना का। ये करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब चल रहा है। नंबर 2 इज जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, हांगकांग, इंडिया तो 8वें नंबर पे है, फिर जर्मनी, फ्रांस वगैरह। खैर, अजर्शन रीजनिंग, पहला, डिस्पाइट हैविंग नो करंट अकाउंट सरप्लस, इंडिया हैज साइजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अपना करंट अकाउंट तो डेफिसिट में चलता है, लेकिन फिर भी अपना फॉरेस्ट रिजर्व तो बढ़िया है। सेकंड स्टेटमेंट, आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। आरबीआई वाले जो मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट में रुपया डाल के डॉलर वापस निकाल लेते हैं, ये मुख्य कारण है कि इसके कारण अपना फॉरेक्स रिजर्व बहुत बढ़िया है। क्या होगा जवाब अजर्शन रीजनिंग में? जवाब इसका होगा ए। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऐसा ने बोला है। नीर एंड रीड, क्या ब्रेक लेना है बीच में? नीर एंड रीड ये क्या चीज है और इससे क्या पता चलता है हमको? देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर रहते हैं, लेकिन उसमें एक होता है नॉमिनल इंडिकेटर, और उसमें से हम अगर इन्फ्लेशन से उसे एडजस्ट कर दे तो हमें क्या पता चलेगा कि रियल इंडिकेटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एसबीआई वाला बोलता है सेविंग अकाउंट में मैं आपको 4% दूंगा, तो वो उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हुआ। मैं उससे महंगाई 11% अगर माइनस कर दूं तो मुझे जवाब मिलेगा -7, तो वो मुझे मिला रियल इंटरेस्ट रेट।
उसी प्रकार जीडीपी में हमने पिछले लेक्चर में बात की कि एक होता है नॉमिनल जीडीपी, और उससे मैं जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रियल जीडीपी मिल जाएगा। तो हाँ, ये तो सही है कि इंटरेस्ट रेट हमने इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया, जीडीपी एडजस्ट कर लिया। तो फिर अगर करेंसी एक्सचेंज रेट को भी इस प्रकार से एडजस्ट करना हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम बोले कि $1 के सामने 50 रुपए, तो बैकग्राउंड भी हमने तो देखना चाहिए कि वहां महंगाई कितनी है और यहां महंगाई कितनी है। कंसेप्ट आप समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे केवल रुपी और डॉलर, इसके अनुपात में रुपी का रियल एक्सचेंज रेट क्या है ये पकड़ना है। मतलब फाइंड मुझे क्या करना है, रियल एक्सचेंज रेट। तो उसका फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले रुपी और डॉलर का नॉमिनल एक्सचेंज रेट में यहां पे लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, और उसे मल्टीप्लाई करूंगा एक रेशियो के साथ कि भारत में कितनी महंगाई है डिवाइडेड बाय यूएसए में कितनी महंगाई है। समझे आप? जो नॉमिनल चल रहा है, जो दिखता है अखबार में लिखते हैं, वो वाला नंबर एक्सचेंज रेट का मल्टीप्लाइड विथ इन्फ्लेशन रेशियो ऑफ द टू कंट्रीज। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि रुपी का डॉलर के अनुपात में रियल एक्सचेंज रेट क्या है। क्या ये तो एक ही करेंसी हुई, लेकिन हम केवल अमेरिका नहीं, हम तो कई अलग देशों के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत सारी फॉरेन करेंसियों के साथ अपना एक्सचेंज रेट अलग अलग रहता है। तो सभी एक्सचेंज रेट को कंबाइन करके अगर मुझे एक नंबर चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, रीर बनाना पड़ेगा। रीर अगर मैं ऐसी 6 फॉरेन करेंसी को पकड़ के उन सभी के अनुपात में अपने रुपये का एक रियल एक्सचेंज रेट निकाल लूं और फिर उसका एक मीन निकालूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अपना रीर क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये 2 टाइप के होते हैं, 6 करेंसी पे भी बना सकते हैं, 36 करेंसी भी बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिया, इन्फ्लेशन वाले रेशियो से डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया रुपये का रियल एक्सचेंज रेट क्या है। ये तो केवल डॉलर के लिए मिला, इस प्रकार से येन युआन सभी के लिए लेंगे और फिर उसका एक जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल नंबर क्या है। रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो मैंने बात कही कि भारत की महंगाई और जो सामने विदेश है उसकी महंगाई, पहले आरबीआई ये कैलकुलेट करती थी तो WPI बेस लेके कैलकुलेट करती थी कि भारत का WPI कितना है, अलग देश का कितना है। अब इसके अंदर रिफॉर्म में आरबीआई जब भी रीर कैलकुलेट करती है तो CPI यूज किया जाता है, जिसका बेस ईयर है 2004, और CPI का ये वाला डेटा कौन प्रोवाइड करता है, CSO। नीर और रीर कौन कैलकुलेट करता है, आरबीआई करता है। किस प्रकार से, रियल लाइफ का जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है। सबसे पहले सभी देशों के करेंसी को पकड़ के हमने नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पकड़ लिया और उसे मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन रेशियो के साथ कि इंडिया का CPI क्या है और सामने वो जो भी देश है, इंडिया, USA है, मैक्सिको, जो भी, उसका CPI क्या है, एक बना। और उसके अंदर उस ट्रेडिंग पार्टनर का वेटेज दिया हुआ, जिसके साथ हम ज्यादा ट्रेडिंग करते उसका ज्यादा वेट, कम ट्रेडिंग करते कम वेट, उस प्रकार से ये रेशियो बना के फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो हमें मिल जाएगा रीर। खैर, सवाल होता है कि यार ये मजूरी करके क्या फायदा होगा, इससे हमें जानने को क्या मिलता है। यदि किसी देश का रीर 100 से अधिक हो तो उसका मतलब ये समझिएगा कि उसकी करेंसी ओवर वैल्यूड है। अगर ये नंबर 100 से कम हो तो हम बोलेंगे कि उस देश की करेंसी अंडर वैल्यूड है। थोड़ा लॉजिक और एक्सटेंड करें कि अंडर वैल्यूड होगी करेंसी तो फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि रीर अगर हमें 100 से कम है तो मतलब कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, 100 से ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होंगे, हमारी ट्रेड कम्पिटिटिवनेस कम होगी। इकोनॉमिक सर्वे का ये बोलना है कि यदि हम CPI की 2004 की सीरीज से बनाएं तो पता चलता है कि इंडियन रुपीज ओवर वैल्यूड, ठीक है ना, 100 से बड़ा है अपना नंबर इसलिए। लेकिन ये भी बोल रहा है कि अगर 2012 की सीरीज हम यूज करेंगे तो पता चलेगा कि इंडियन रुपीज अंडर वैल्यूड। असर्शन रीजनिंग, फर्स्ट, रीर इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, कि रीर देख के हमें पता चल जाएगा कि किसी देश का एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस क्या है। रीजन, रीर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ नीर एडजस्टेड प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। जवाब मैं बोल देता हूं, दोनों सही है और दूसरा नंबर पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों, इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बोला है। और यदि आप कंसेप्ट से भी समझने की कोशिश करें तो ये रीर का उसने सही फॉर्मूला दिया है और ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। मैंने बोला ना आपको कि अगर रीर से हमें पता चल जाएगा कि करेंसी अंडर वैल्यू है कि नहीं, अगर अंडर वैल्यू है तो अपने आप एक्सपोर्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
एक और देख लेते हैं। टू सस्टेन हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट तो है ही, लेकिन उसे अगर चालू रखना है तो फिर सामने कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो होना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स एक्सपेंडिचर बैलेंस इम्बैलेंस इन वन सेक्टर हैज टू बी सस्टेन फ्रॉम सरप्लस फ्रॉम अनदर, कि एक जगह पे आपका खड्डा है तो सामने दूसरी जगह से वो खड्डा भरना पड़ेगा। ये भी जवाब सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों कर रहा है? इकोनॉमिक सर्वे में बोला है। तो हमने बात की करंट अकाउंट में तो डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस है। पीओपी के अंदर ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया। आपको ब्रेक लेना हो तो बोलिए, क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल से और चलेगा। खत्म कर देंगे। करंट में इंप्रूवमेंट आया, उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर से सब्सिडी कम कर दी। उसके कारण क्या हुआ? लोगों ने पहले से थोड़ा यूज करना कम कर दिया, तो आपस अपने आप ही करंट अकाउंट डेफिसिट उतना कम होगा। सेकंड, गोल्ड सिल्वर के ऊपर कस्टम ड्यूटी 10% लगाएगी। पहले वो 4% ही थी, ये बढ़ा दी गई तो अपने आप खपत उसकी कम हो जाएगी। आरबीआई ने एक 80-20 स्कीम शुरू की, मतलब यदि आपने बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करा है तो उसका आप 20% एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 80% तो डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करना, आपको सेल करना होगा। लेकिन ये जो 80-20 रूल है वो SEZ को लागू नहीं होगा, ये आप खास याद रखिए। FCNR की जो बात होती है, NRI वाले भारत के अंदर बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार के स्लैब होते हैं, 1 से 3 साल वाला अकाउंट और 3 से 5 साल वाला अकाउंट, और उससे बड़ा। तो आरबीआई वालों ने ये 3 से 5 साल वाला जो अकाउंट था उसके अंदर लिबरलाइज कर दिया। बैंकों को बोला कि आप लिबो रेट से 4% ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। तो इसके कारण NRI लोगों ने यहाँ पे निवेश ज्यादा शुरू कर दिया, कैपिटल इनफ्लो बढ़ाने में थोड़ी मदद मिली। सॉवरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट हमने जो देखा, पहले 66 था, 66 बिलियन इन्वेस्ट कर पाते थे, अब बढ़ा के 81 कर दिया। ये एक नया रिफॉर्म। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर भी कुछ रिफॉर्म, नए नए सेक्टर्स को भी परमिट किया कि आप बाहर से लोन ला सकते हैं। फिर जो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स थे, पॉस्को को परमिशन दी गई। ये सब किया गया ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भारत के अंदर बढ़े। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या रिफॉर्म किया है, सजेस्ट किया है? उसने बोला है कि 2x2 का मॉनिटरिंग होना चाहिए कैपिटल इनफ्लो का। उसके अंदर एक होगा शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, इसमें कितना कितना पैसा आ रहा है, और डेब्ट वर्सेस नॉन डेब्ट, इसके अंदर कितना कितना पैसा आ रहा है। इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज्यादा रियल पिक्चर मिलेगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है। हमने बात कर दी कि बीओपी के अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या समस्याएं हैं। आगे अब क्या चैलेंज है? पहली बात, IMF वालों का यह बोलना है कि पिछले साल का जीडीपी था पूरे विश्व का ग्रोथ रेट 3%, इस साल रहेगा 3.6% और अगले साल 3.9%। दूसरे शब्दों में कहे कि ग्लोबल रिकवरी स्टिल फ्रेजाइल। तो जब ग्लोबल रिकवरी स्टिल फ्रेजाइल है तो फिर अपना अचानक से बहुत बड़ा हो जाए कुछ पॉसिबल नहीं। हमने आगे बात की, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एमपीए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो लेवरेज हो रहा है, ओवर लेवरेज का कंसेप्ट देखा। तो ये ओवर लेवरेज वाली तकलीफ केवल भारत में ही नहीं, बाकी सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपनियों ने भी ऐसा ही किया है, तो वहां भी एनपीए की समस्या है। तो पूरी सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर जब तक ये एनपीए वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, रिकवरी हमें दिखेगी नहीं। और क्योंकि एनपीए बड़ा है तो इसके कारण बैंक वाले अब क्या करें, लोन पहले जितनी आसानी से नहीं दे रहे हैं, हाई रिस्क एवर्जन। उसी प्रकार इन्वेस्टर भी अब पहले जितना आसानी से निवेश नहीं कर रहे, तो ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तकलीफ दे सकता है हमें। आगे बात, जो हमारा टारगेट हमने बनाया कि 45 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको हम अचीव कर पाएंगे, हाँ, लेकिन फिर भी हमें दो चीजों के बारे में सावधान रहना है। एक तो कि ये फ्यूल सब्सिडी के अंदर अभी ये नहीं करना चाहिए कि वापस हम कुछ शुरू कर दें, और दूसरा कि गोल्ड इंपोर्ट है उसके अंदर अभी समय इतना मेच्योर नहीं हुआ कि वो पूरा जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वापस से रिवर्जन कर दे, नहीं, वो सब अभी चालू रखिए। गोल्ड इंपोर्ट पे अभी कंट्रोल चालू रखिए, फ्यूल सब्सिडी आप कम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो अपना टारगेट बनाए करंट अकाउंट डेफिसिट $45 बिलियन, ये अपने को अचीव करने में बहुत तकलीफ होगी। और एक और भी बात करिए उसने, ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट अपने को पता है, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई फिजल डेफिसिट। वैसे तो हम इसे मैनेज कर पाएंगे, लेकिन दो चैलेंजेस बड़ी हैं इसमें। एक तो है वॉर्स एंड ये जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है यूक्रेन वाला और मिडल ईस्ट में भी, ये एक डिस्टर्बेंस, और सेकंड अल नीनो, उसके कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस
इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी अपनी चैलेंजेस अहेड हैं।